परछाई एपिसोड 136। अब आगे युवराज बिना किसी भाव के समायरा से कहता है, समायरा। समायरा अपनी नजरें उस गुफा से हटाकर युवराज पर ले जाते हुए कहती है, तुम्हारी माँ। समायरा की बात सुनकर युवराज वही फ्रीज होकर समायरा को देखने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ सच में उसके आसपास है और आज वो उनसे मिल सकता है। निशा और सुहानी को समायरा की बात समझ नहीं आ रही थी। अभी तक युवराज ने सुहानी को अपनी माँ के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। युवराज समायरा से कहता है, कहाँ है वो? समायरा दूसरी गुफा को देखते हुए कहती है, शायद उस गुफा में। युवराज बिना कुछ सोचे सुहानी का हाथ थामे हुए उस गुफा की तरफ बढ़ने लगता है जहां समायरा ने इशारा किया था। ये देखकर समायरा युवराज को रोकते हुए कहती है, युवराज बेवकूफ़ी मत करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर तुम अपनी माँ को ढूंढने जाओगे तो हम उन अस्थियों तक नहीं पहुंच पाएंगे। समायरा की ये बातें सुनकर युवराज को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो सुहानी का हाथ छोड़कर समायरा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं मॉम को यहीं छोड़कर चला जाऊं? समायरा युवराज की बेचैनी अच्छे से समझ रही थी। इससे पहले कि समायरा आगे कुछ कह पाती, सुहानी युवराज के पास जाकर कहती है, युवराज सर, आपकी मॉम यहाँ कैसे हो सकती है? वो तो मुंबई में है ना। युवराज सुहानी के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। इस वक्त उसका पूरा ध्यान इसी बात पर था कि वो किसी भी तरह से अपनी मॉम तक पहुंच जाए। समायरा युवराज से कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढती हूँ और तुम सुहानी के साथ उस कलश को लेकर आओ। अभी तुम्हारा सुहानी के साथ होना ज्यादा जरूरी है। युवराज को समायरा की बात ठीक लगती है। इस वक्त वो खुद समायरा के साथ जाना चाहता था, लेकिन वो समझ रहा था कि अभी उसका अस्थियों तक पहुंचना ज्यादा जरूरी था। ना चाहते हुए भी युवराज को समायरा की बात माननी पड़ती है। समायरा निशा को देखते हुए कहती है, तुम मेरे साथ चलोगी? समायरा के ऐसा कहने पर निशा बहुत खुश हो जाती है। वैसे भी वो पहले ही समायरा से काफी ज्यादा इम्प्रेस थी। इसके बाद समायरा उस दूसरी गुफा के अंदर चली जाती है और निशा उसके पीछे जाने लगती है। समायरा और निशा के जाने के बाद युवराज सुहानी के साथ उस गुफा के अंदर जाने लगता है जहां अस्थियां थी। युवराज बिना कुछ कहे तेजी से गुफा के अंदर बढ़ रहा था और सुहानी उसका हाथ थामे पीछे पीछे चल रही थी। युवराज का मन बहुत बेचैन था। उसे समायरा पर भरोसा तो था, लेकिन अपनी मॉम को लाने के लिए वो खुद जाना चाहता था। सुहानी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि युवराज की मॉम विशिंग वेल के अंदर कैसे आ सकती है। सुहानी चलते हुए युवराज से कहती है, युवराज सर, आपकी मॉम यहाँ कैसे हो सकती है? उनका तो मुंबई में ट्रीटमेंट चल रहा है ना। सुहानी का सवाल सुनकर युवराज को एहसास होता है कि उसका जवाब अब सुहानी को बहुत हर्ट करने वाला है। सुहानी को पहले भी इस बात से तकलीफ होती थी कि युवराज उसे अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताता था, और इस बार उसने ये बात समायरा से शेयर की थी, ना कि सुहानी से। युवराज अब सुहानी से सच नहीं छुपाना चाहता था। वो आगे बढ़ते हुए कहता है, जो इतने सालों से मेरे साथ थी वो मेरी माँ नहीं, वही तांत्रिक थी जिसने मुझे मृदुला के साथ जोड़ा था। युवराज के ऐसा कहते ही सुहानी के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो हैरानी के साथ कहती है, क्या? युवराज सुहानी के साथ फिर से आगे बढ़ते हुए उसे सारी बात बता देता है। पूरी बात सुनकर सुहानी स्तब्ध रह जाती है। अब उसे समझ आ रहा था कि पिछली बार अस्थियों को नष्ट के बाद युवराज इतना डिप्रेस्ड क्यों था। सारी बात जानने के बाद सुहानी युवराज से इस बारे में कुछ नहीं कहती। उसे सच में इस बार बहुत बुरा लग रहा था और युवराज भी ये बात अच्छे से समझ रहा था। इसके बाद उन दोनों के बीच कोई बात नहीं होती और वो दोनों उस गहरी गुफा के अंदर जाने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद सुहानी के कदम रुक जाते हैं और युवराज के हाथ पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। सुहानी के इस रिएक्शन से युवराज जान जाता है कि वो दोनों अब उस आखिरी कलश के पास पहुंच चुके हैं। कुछ कदम आगे चलने पर युवराज और सुहानी को एक पत्थर पर रखा वो आखिरी कलश दिखाता है। उस कलश को देखते ही युवराज सुहानी का हाथ छोड़ते हुए कहता है, तुम यहीं रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। सुहानी युवराज की बात का कोई जवाब नहीं देती, बस उसका हाथ छोड़ देती है और युवराज उस कलश की तरफ बढ़ जाता है। युवराज उस कलश के पास जाकर जैसे ही उसे हाथ लगाता है, उसे एक जोर का झटका लगता है और वो बड़ी तेजी से उस गुफा की दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है। ये देखते ही सुहानी घबराकर युवराज के पास जाती है और नीचे बैठते हुए कहती है, युवराज सर, आप ठीक तो हैं ना? युवराज को इससे काफी चोट लगी थी, लेकिन वो अपना दर्द छुपाते हुए कहता है, हाँ, मैं ठीक हूँ। ये कहते हुए युवराज अपनी जगह से उठ जाता है और बड़े गौर से उस कलश को देखने लगता है।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस कलश को छूते ही उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। सुहानी उस कलश को देखते हुए कहती है, लगता है उस तांत्रिक ने इस कलश को सबसे बचाने के लिए इस पर जादू किया है। युवराज को भी सुहानी की बात सही लग रही थी, लेकिन वो ये सोच रहा था कि इस जादू को कैसे तोड़ा जाए। समायरा के वहां ना होने की वजह से युवराज के लिए ये काम काफी मुश्किल हो गया था। युवराज और सुहानी उस कलश को देखते हुए अपने अपने सोच में डूबे हुए थे। तभी सुहानी अपने कदम उस कलश की तरफ बढ़ाने लगती है। सुहानी को उस तरफ बढ़ते देख युवराज उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें चोट लग जाएगी। सुहानी कहती है, नहीं लगेगी। युवराज सुहानी को समझाते हुए कहता है, सुहानी, उसने इस पर बहुत मजबूत जादू किया है, तुम इसे छू नहीं सकती। सुहानी शांत भाव से कहती है, युवराज सर, आई नो कि मैं आपके और समायरा की तरह सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। सुहानी के ऐसा कहने पर युवराज उसका हाथ छोड़ देता है और सुहानी बिना युवराज को देखे उस कलश की तरफ बढ़ जाती है। युवराज को सुहानी की फिक्र हो रही थी। वो अपने पोजीशन में था कि अगर उस कलश को छूने पर सुहानी को उसकी तरह झटका लगे तो कम से कम वो गुफा की दीवार से न टकराए। उस कलश के पास पहुंचकर सुहानी गौर से उसे देखने लगती है और फिर उस पर अपना हाथ रख देती है। उसे छूने पर सुहानी को फिर से वही एहसास होने लगता है जो बाकी के कलश को छूने पर होता था, लेकिन इस बार सुहानी खुद को कंट्रोल करते हुए वो कलश अपने हाथों से उठाकर युवराज के पास चली जाती है। युवराज को इस बात से थोड़ी हैरानी होती है कि उस कलश को छूने पर सुहानी को कुछ हुआ क्यों नहीं। युवराज सुहानी से यही सवाल करता है, ये तुमने कैसे किया। सुहानी युवराज के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, शायद उस तांत्रिक ने इस कलश पर सिर्फ आप या समायरा के जैसे लोगों के लिए जादू किया था, एक नॉर्मल इंसान के लिए नहीं। उसे लगा होगा कि उस साए की वजह से एक नॉर्मल इंसान यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। युवराज को सुहानी की बात सही लगती है। सुहानी आगे कहती है, जल्दी चलिए, समायरा आपकी मॉम को लेकर आ रही होगी। सुहानी के ऐसा कहते ही युवराज को फिर से अपनी मॉम की याद आ जाती है और वो सुहानी के हाथों से वो कलश लेकर उसके साथ गुफा से बाहर की तरफ जाने लगता है। इधर समायरा और निशा युवराज की मॉम को ढूंढते हुए गुफा के अंदर जा रहे थे। समायरा ने युवराज की एनर्जी फील की थी और बिल्कुल वैसी ही एनर्जी उसे उस गुफा के अंदर महसूस हो रही थी। समायरा उसी एनर्जी को फॉलो कर रही थी। इधर निशा समायरा से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन उसे समायरा से डर भी लग रहा था, इसलिए वो शांत थी। अब निशा से कंट्रोल नहीं होता, वो एक्साइटेड होकर समायरा से कहती है, समायरा जी, आप इतनी पावरफुल कैसे हो। समायरा तेजी से आगे बढ़ते हुए कहती है, ये जानकर तुम क्या करोगी। निशा खुश होकर कहती है, मैं भी आपकी तरह बहुत पावरफुल बनना चाहती हूँ। समायरा थोड़ा रुडली जवाब देती है, अपने लिए कभी ये बद्दुआ मत मांगना। ये सुनकर निशा की सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और वो मुंह बनाकर समायरा के पीछे पीछे चलने लगती है। कुछ देर चलने के बाद उन दोनों के कदम रुक जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि सामने एक बड़े से पत्थर पर सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत लेटी हुई है। समायरा और निशा के कदमों की आहट सुनकर वो औरत अपनी आंखें खोलते हुए उठकर बैठ जाती है। निशा उस औरत को घूरते हुए समायरा से कहती है, क्या यही युवराज सर की माँ है। समायरा निशा के सवाल का कोई जवाब नहीं देती, वो बस एकटक उस औरत को ही देख रही थी। समायरा को युवराज ने बताया था कि उसकी माँ के पास बहुत शक्तियाँ हैं, लेकिन समायरा वो शक्तियाँ महसूस नहीं कर पा रही थी। निशा और समायरा को खुद को घूरते देखकर वो औरत अपनी जगह से उठते हुए कहती है, इतने सालों में यहाँ उसके अलावा और कोई नहीं आया, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। उस औरत की बात सुनकर समायरा अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसने महसूस कर लिया था कि उसके और उस औरत के बीच जादू की एक परत है, जिसने उस औरत कैद करके रखा है। आंखें बंद करके समायरा एक मंत्र पढ़ने लगती है। उसके मंत्र पढ़ने से उस औरत और समायरा के बीच एक पतली सी लाल रंग की पारदर्शी परत दिखने लगती है। ये वही परत थी जो अब तक अदृश्य थी, लेकिन वो उस औरत को बाहर जाने से रोक रही थी। निशा अचानक से उस लाल परत को देखकर डर जाती है और कुछ कदम पीछे आ जाती है। वो औरत उस लाल परत को देखकर समझ जाती है कि उसके सामने खड़ी लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। वो औरत ऐसे जादू को अच्छे से समझती थी, क्योंकि किसी समय में उसके पास भी यही शक्तियां हुआ करती थी। वो औरत और कोई नहीं, युवराज की माँ सावित्री थी। उस तांत्रिक ने सावित्री को गुफा में सालों तक कैद करके रखा था। कुछ देर में समायरा अपना मंत्र पूरा कर लेती है और उसके ऐसा करते ही सामने बना लाल रंग की परत गायब हो जाता है। समायरा ने अपनी शक्तियों से उस कवच को तोड़ दिया था। इसके बाद बिना देर किए समायरा सावित्री के पास चली जाती है।
सावित्री समायरा को देखते हुए कहती है, तुम कौन हो और यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? समायरा कहती है, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, बाहर युवराज आपका इंतजार कर रहा होगा। समायरा के मुंह से युवराज का नाम सुनकर सावित्री दंग रह जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। ये नाम सुनकर सावित्री इतनी इमोशनल हो जाती है कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वो खुद को संभालते हुए कहती है, मम्मा मेरा युवराज। समायरा जल्दबाजी में कहती है, हाँ आपका बेटा युवराज, अब बाकी सवाल बाद में, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। ये कहते हुए समायरा सावित्री का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगती है। निशा अब तक ये सब देख ही रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन समायरा और सावित्री को वहां से जाते देख निशा भी हड़बड़ी के साथ उनके पीछे पीछे जाने लगती है। समायरा जल्द से जल्द उस कुएं से बाहर निकलना चाहती थी। उसे विवेक और अर्नव की बहुत चिंता हो रही थी। उसे डर था कि अगर भैरवनाथ ने दृष्टा को घायल कर दिया तो विवेक और अर्नव उसका सामना नहीं कर पाएंगे। कुछ ही देर में समायरा उस गुफा से बाहर आ जाती है। बाहर आकर समायरा देखती है कि युवराज और सुहानी उस कलश के साथ उसका ही इंतजार कर रहे हैं। युवराज रेस्टलेस होकर उस गुफा की तरफ देख रहा था जहां समायरा और निशा गए थे। समायरा को वहां से बाहर आते देख युवराज की बेचैनी और भी बढ़ जाती है। उसके अगले ही पल युवराज देखता है कि समायरा के ठीक पीछे एक औरत उस गुफा से बाहर आ रही है। उस औरत की उम्र लगभग 45 से 50 साल की लग रही थी। वो उतनी ही खूबसूरत थी जितनी युवराज के डैड ने उसे बताया था, बस वक्त और हालात की वजह से उसके चेहरे से वो रौनक गायब हो चुकी थी। उस औरत को देखकर युवराज की जैसे सांसें ही रुक जाती है। वो पहली नज़र में ही समझ जाता है कि सामने खड़ी औरत उसकी माँ है। सुहानी भी अब जान गई थी कि सामने खड़ी औरत युवराज की माँ है। युवराज की हालत देखकर सुहानी उसके हाथ से वो कलश ले लेती है और युवराज एकटक सावित्री को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सावित्री भी युवराज को की तरफ बढ़ने लगती है। वो भी समझ गई थी कि सामने खड़ा लड़का उसका बेटा युवराज है। युवराज सावित्री के पास जाकर बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लेता है। युवराज के ऐसा करने पर सावित्री फूट फूट कर रोने लगती है। युवराज की आंखें भी अब नम थी। जब युवराज और समायरा गुफा के अंदर थे तब विवेक और अर्नव भैरवनाथ के सामने खड़े थे और भैरवनाथ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। भैरवनाथ को अपने पास आते देख विवेक अर्नव से कहता है, अर्नव सर, अब अटैक करें। अर्नव भी भैरवनाथ पर अपनी नजरें टिकाए हुए कहता है, नहीं, जब तक हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच नहीं जाते तब तक उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे पास उसे मारने के लिए एक कटार है, वरना हम अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे। विवेक कहता है, तो अब हम क्या करें? अर्नव एक नज़र दृष्टा को देखकर कहता है, मैं उसे उलझाने की कोशिश करता हूँ, फिर देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। ये कहकर अर्नव भागते हुए भैरवनाथ के पास जाने लगता है, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही भैरवनाथ अपनी शक्ति से अर्नव को हवा में उठाकर जोर से नीचे पटक देता है। ये देखकर विवेक भी भैरवनाथ की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके साथ भी वही होता है। भैरवनाथ के एक वार से ही उन दोनों को समझ आ गया था कि वो उससे नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो दोनों उसके करीब जा ही नहीं पा रहे थे। इसके बाद भी वो दोनों लगातार अपनी कोशिश करने लगते हैं, लेकिन भैरवनाथ अपनी शक्तियों से उनको घायल करते जा रहा था। युवराज और समायरा जमीन के काफी अंदर थे, जिसकी वजह से उनकी कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी थी और अर्नव और विवेक की आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। अर्नव और विवेक अब बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी अर्नव फिर से अपनी जगह से उठता है और फिर से भैरवनाथ के करीब जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन भैरवनाथ को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उन दोनों के साथ खेल रहा हो। भैरवनाथ एक नज़र अर्नव को देखता है और अर्नव फिर से पूरे फोर्स के साथ नीचे गिर जाता है। इस बार अर्नव नोटिस करता है कि भैरवनाथ उन पर अपनी आंखों से जादू कर रहा है। वो अपना हाथ अपने पीछे ले जाते हुए खुद से कहता है, मैं ये कैसे भूल गया कि चाहे इसके पास कितने भी पावर्स हो, आखिर है तो ये इंसान ही। अर्नव चिल्लाते हुए विवेक से कहता है, विवेक बी रेडी। अर्नव के ऐसा कहने पर विवेक वो कटार अपने हाथ में ले लेता है। इसके तुरंत बाद अर्नव पीछे से अपनी पिस्टल निकालकर भैरवनाथ की दोनों आंखों को शूट करते हुए विवेक से कहता है, नाव। आंखों में गोली लगते ही दर्द से भैरवनाथ की चीख निकल जाती है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। भैरवनाथ घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। इसके फौरन बाद विवेक तेजी से भागते हुए उसके पास जाता है और उसके सीने में वो खंजर घुसा देता है। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।